यह है कि नगर परिषदों के चुनाव हम सिंबल पर लड़ेंगे चेयरमैन के। नगर पालिका का जो चुनाव है चेयरमैन का, क्योंकि कई नगर पालिकाएँ पंचायतों के समान है, 10-10 हज़ार वोट वाली भी, और उनमें पार्षद तो और भी एक एक बूथ के पार्षद आ जाते हैं। तो वो हमने छोड़ा है जिले पर कि अनुसूचित जाति वर्ग से 2 कांग्रेस के अध्यक्ष आए। पहले अशोक आए, अब बाद में शैलजा जी आई, तो दोनों कोई अपनी बॉडी नहीं बनाने दी। अब इतनी हेकड़ी, इतना अहंकार ना चाहिए। पंजाब एक बीमारू राज्य है आज आर्थिक दृष्टि से, कि बहुत सारे विधायक बहुत साधारण परिस्थितियों से आते हैं, तो इसलिए इस सारे विषय पर संतुलित विचार करने की आवश्यकता है। अहिर रूट बननी चाहिए। बहुत हमारे सेना में बहुत लोग हैं अहिरवाल के क्षेत्र से। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के पास। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरणी जी। सर, जिस प्रकार से बीजेपी में लगातार मूवमेंट चलती रहती है, संगठन को लेकर आप लगातार दौरों पर रहते हैं, आम लोगों से संपर्क करते रहते हैं। बीजेपी को मंथन करने वाली पार्टी माना जाता है। लगातार आप थिंक टैंक आपके जो हैं विचार विमर्श करते रहते हैं। तो अब अगली रणनीति क्या है आने वाले दिनों में, क्योंकि सरकार का 2.5-3 साल का टाइम जो बचा है, इसमें प्रमुख रूप से किन चीज़ों पर फोकस रहने वाला है? देखिए रानी जी, पहला सवाल तो यही है कि आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि रणनीति तो कभी बताई थोड़ी जाती है, कार्यक्रम बताए जाते हैं, नीति बताई जाती है, प्रगति बताई जाती है। रणनीति शब्द तो ऐसा है जो आंतरिक काम के लिए होता है। इसलिए पहली बात यह है कि अब जो हमारा काम चल रहा है वो सारा का सारा काम चल रहा है जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं। 19 नगर परिषदों के चुनाव होने हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। कुल मिला के 48 चुनाव अभी तुरंत होने वाले हैं और हम उसकी पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। हमने अच्छी तैयारी उस नाते से कर ली है। कल भी मैं बैठा था सारा दिन इन 3 लोकसभा में के होमवर्क को देखने के लिए भी कितनी कैसी तैयारी चल रही है। उससे पहले मैं हिसार में बैठा था 5 लोकसभा के साथ, 1 लोकसभा के साथ गुड़गांव में बैठा था, 1 के साथ मेरा भी बैठना बाकी है। तो हम अच्छी तैयारी वहाँ कर रहे हैं, इंचार्ज बनाए हुए हैं, सब दौड़ रहे हैं। स्थानीय जो हमारे विधायक हैं या चुनाव लड़े हुए लोग हैं वो परिश्रम कर रहे हैं। काफ़ी कार्यकर्ता उस नाते से इच्छुक हैं जो चुनाव लड़ने के, तो वो भी सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक अच्छी, मैं कहूँगा कि संगठनात्मक सुदृढ़ता के साथ, तैयारी के साथ हम इस चुनाव मैदान में हैं। सर, नगर निगम पालिकाओं और परिषदों, इनके चुनाव बीजेपी क्या सिंबल पर लड़ने जा रही है? हमने ये अभी तय किया है कि नगर परिषदों के चुनाव हम सिंबल पर लड़ेंगे चेयरमैन के। नगर पालिका का जो चुनाव है चेयरमैन का, क्योंकि कई नगर पालिकाएँ पंचायतों के समान है, 10-10 हज़ार वोट वाली भी, और उनमें पार्षद तो और भी एक एक बूथ के पार्षद आ जाते हैं। तो वो हमने छोड़ा है जिले पर। हमारा जिला अगर कहेगा कि यहाँ सिंबल दे दो पार्षद में भी और चेयरमैन ही पे, वहाँ दे देंगे। जहाँ उनको लगता है कि नहीं, हमको बिना सिंबल के लड़ना वहाँ सुविधाजनक है और उस हिसाब से हम लड़ना चाहते हैं, तो उस ढंग से लड़ेंगे। इसको हमने ओपन रखा है, तो ये जिले की इकाइयों पर छोड़ दिया है। बीजेपी संगठन की बात की जाए तो बीजेपी संगठन की तरफ से क्या कोई बड़ी जनसभाएं या रैलियां आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं? निश्चित रूप से ये तो कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी हमने जगत प्रकाश नड्डा जी आए थे, तो वहाँ हमने 2 लोकसभा के कार्यकर्ता बुलाकर अपने कार्यालय का उद्घाटन किया था। अभी हमारा पंचकुला का कार्यालय तैयार है और आने वाले 15-20 दिन में कभी भी 4 लोकसभा के कार्यकर्ता यहाँ बुलाकर एक बड़ा कार्यक्रम किसी राष्ट्रीय नेतृत्व का, जो भी हमको समय मिलता है, उसके साथ हम इसके उद्घाटन समारोह को भी संपन्न करेंगे। बीजेपी संगठन का प्रमुख ऐसा कौन से मुद्दे रहेंगे जो जिनको लेकर आप जनता में जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं? देखिए, अब पूरी निगाह जो है वो दुनिया की इस बात पर बनी है कि सबसे सुंदर शहर कौन से हैं, शहर लाइवेबल हैं क्या, जीने योग्य शहर, जिसको बहुत वर्षों तक जो है ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न बहुत वर्षों से पहले नंबर पे आ रहा है कि दुनिया में रहने योग्य शहरों की सूची में, इंडेक्स में। इसी तरह से इंदौर कई वर्षों से पहला स्वच्छता में आ रहा है। हमारे बहुत सारे शहर भी अलग अलग आबादी की कैटेगरी में जो है स्वच्छता में पहले नंबर पर आने लगे हैं। तो इसलिए पहली बात यह है कि शहर जीने योग्य हों पर्यावरण की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से। दूसरा है कुछ स्थानीय मुद्दे हमेशा हर नगर निकाय के अलग रहते हैं,
तो जो जो भी वहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे वो वहाँ की आंतरिक सड़कों का विषय है, चाहे कोई और सौंदर्यीकरण का विषय है, उसकी प्राचीनता के साथ जुड़ी हुई चीज़ें भी होती हैं, कई बार हिस्टोरिकल चीज़ें भी शहर अपनी संभाल के रखना चाहता है। उसके साथ साथ हम एक मुद्दा ये भी है कि हम केंद्र में भी हैं और शहरों के लिए सीधा ये जो स्वच्छता का मिशन है, ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से चल रहा है, इसलिए राज्य में भी हम हैं। तो ट्रिपल इंजन सरकार एक तरह से बनेगी, जहाँ भी चल रही है वहाँ अच्छा काम हो रहा है। आप जैसे पंचकुला में देख रहे हो कि तीनों सरकारें जब छोटी सरकार और दो ऊपर की सरकारों से मिलकर काम करती है तो वो और अच्छा जो है नगर का स्वरूप खड़ा कर पाती है। ये बात भी हम कहेंगे, अभी दोनों जगह हम हैं, इसलिए हमारा साथ दीजिए और उसके कारण से ट्रिपल इंजन जो है और ज़्यादा अच्छे तरीके से शहरों के विकास का काम कर पाएंगे। धनखड़ साहब, क्योंकि भाजपा सारी चीज़ों पर केंद्रित होकर चलती है, विपक्ष की गतिविधियों पर भी नज़र रहती है। विशेषकर सबसे पहले मैं कांग्रेस का जिक्र करूंगा, जो कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर। इस पर राजनीतिक टिप्पणी क्या है आपकी? ऐसा है कि देखिए, दो बातें ऐसी जुड़ी हुई हैं, मैंने देखा है कि अनुशासन ये संगठन की ताकत और उसकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। जो वैल्यू होती है ना, उस वैल्यू का मूल्य जो है, ताकत जो है, वो किसी दूसरी वैल्यू में होती है। अब जैसे प्यार एक वैल्यू है, लेकिन प्यार की ताकत प्यार शब्द में नहीं है, केयरिंग में है। अगर केयरिंग है तो प्रेम प्रेम है, अगर केयरिंग ही नहीं है बंदा तो प्रेम प्रेम नहीं है। इसी तरह से अनुशासन एक वैल्यू है, लेकिन अनुशासन की ताकत किस में है? संगठन का सामर्थ्य और संगठन के नेतृत्व के प्रति श्रद्धा। कांग्रेस का संगठन ऊपर से कमजोर हो गया और कांग्रेस के लोगों ने उसकी जितनी श्रद्धापूर्वक उसकी आज्ञा पालन करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और इसलिए पूरे देश में कांग्रेस कमजोर हो गई है। कमजोर हो गई है, ये उसके प्रतिफल हैं, इसलिए कांग्रेस में बेचैनी है। अब सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि अनुसूचित जाति वर्ग से दो कांग्रेस के अध्यक्ष आए, पहले अशोक आए, अब बाद में शैलजा जी आई, तो दोनों को ही अपनी बॉडी नहीं बनाने दी। अब इतनी हेकड़ी, इतना अहंकार, अनुसूचित जाति वर्गों के प्रति इतनी, मैं कहूँ कि इस प्रकार की कांग्रेस पार्टी की मतलब दूरी, धृष्टता, मैं कौन से शब्द इस्तेमाल करूं? मुझे शब्द इस्तेमाल करने में संकोच हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ भी रतनलाल कटारिया हमारे अध्यक्ष रहे, मैं उनका महामंत्री था, मनोहर लाल जी उनके महामंत्री थे, हमने उनकी टीम में काम किया है सब हमारे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति बन गई है, मतलब जो सामाजिक सरोकार हैं, उन सामाजिक सरोकारों को भी अवहेलना करते हुए काम नहीं करने दे रहे अपनी राजनीति के लिए प्रदेश अध्यक्षों को। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कांग्रेस की हो नहीं सकती, और इसी कारण से कांग्रेस की संगठन नहीं बनना, नीचे तक इकाइयां नहीं बनना, मतलब खुद अपनी अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कांग्रेस को गर्त में पहुंचा रहे हैं। धनखड़ साहब, जिस प्रकार से अशोक तंवर का आपने जिक्र किया या कुमारी शैलजा जी का, दोनों के कार्यकाल में एक ही चीज़ सेम रही कि जितने भी विधायक रहे, जो नेता प्रतिपक्ष आज की डेट में है या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ उन लोगों ने लगातार दिल्ली में जाकर खिलाफत का मोर्चा खोल कर रखा। देखिए, वो कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में ए बी सी पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुल मिलाकर मैंने कहा कि जो कांग्रेस की स्थिति बनी है, कांग्रेस में जो अनुसूचित जाति वर्गों के प्रति अपना दुराव अभिव्यक्त किया है, कांग्रेस ने जिस प्रकार से अपनी छिछलेदार संगठन नहीं बनाकर कराई है, बल्कि वो अशोक तंवर जी पर तो लाठियां भी पड़ी थी। जो दृश्य लोगों ने देखा है उसमें से कांग्रेस की जो छवि है वो लोगों के ध्यान में आ गई है कि अब ये सबको साथ लेकर चलने का सामर्थ्य कांग्रेस पार्टी में नहीं बचा है। और इसी कारण से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, अभी हमने देखा सभी चुनाव में कांग्रेस पिछड़ गई है, कांग्रेस से अब बहुत डाउन जा रही है, और इसलिए कांग्रेसियों में बहुत बेचैनी है जो नेचुरल है। धनखड़ साहब, अगर चर्चा की जाए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने जैसे 300 यूनिट अभी फ्री देने का ऐलान भी किया, जो उनका चुनावी घोषणा पत्र में था। इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, पहले तो पंजाब पर ही इसका इम्पैक्ट जरूर देखना चाहिए। पंजाब एक बीमारू राज्य है आज आर्थिक दृष्टि से, और पंजाब क्या इस सहारे में से अपनी चीज़ों को संभाल पाएगा? मैं एक इंटरव्यू और एक घटना, मैं दोनों का चर्चा करना चाहूँगा। मैंने केजरीवाल जी का इंटरव्यू देखा, वो कह रहे थे कि
1,70,000 करोड़ रुपए का बजट है पंजाब का। अभी कितने का आएगा वो देखेंगे, इन्होंने पेश करना होगा। तो उसमें कहने लगे कि 20% करप्शन होता है, 34,000 करोड़ हम बचा लेंगे। अब केजरीवाल जी इतने भोले या इतने गैर समझदार तो हैं नहीं। इस बजट का 70 से 80% तक रेवेन्यू बजट होता है, जिसका मतलब होता है तनख्वाहों का पैसा, वृद्धावस्था पेंशन का पैसा। अब तनख्वाह और वृद्धावस्था पेंशन जैसी चीज़ों में क्या करप्शन हो सकता है? अब जो बाकी बच गया उसमें अगर वो कोई करप्शन है, रोक सकते हैं और रोक कर चलने वाले हैं, तो वो राशि क्या फिर 34,000 करोड़ बचेगी? क्योंकि उसका 20% निकालना पड़ेगा ना। इसलिए सरेआम जिसको आंकड़े की बाजीगरी करके आप जनता को धोखा दे रहे हो। आम जनता को नहीं पता कि कितना बजट रेवेन्यू का होता है, कितना बजट पूंजीगत होता है, लेकिन जो सरकारों में रहे हैं उनको तो पता है कि सारा बजट, जब सारे बजट पर कैसे आप ये ऐसी घोषणा कर सकते हो? तनख्वाहों के बजट में से क्या कोई तनख्वाह नहीं देंगे क्या 20%? बुढ़ापा पेंशन नहीं देंगे क्या 20%? बाकी में आप कोई कड़ाई करके मुझे लगता है कि शायद बचा सकें, आपके पास कोई कुशलता हो, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस पर क्वेश्चन कर रहा हूं कि वो बजट का एक बड़ा हिस्सा तो रेवेन्यू बजट होता है। फिर कह रहे थे हम रेते रोड़ी से बचा लेंगे, रेते रोड़ी से बचा लेंगे 20,000, 53,000 करोड़ रुपया, 54,000 करोड़ हमारे पास है। और अगले दिन मैंने देखा कि भगवंत सिंह मान सरकार बनते ही वहाँ दिल्ली में खड़े हैं, कितने पैसे दे दो। एक बाप दम भरते हो टीवी पर बैठकर कि हमने इतना इंतजाम कर लिया है, तब हम घोषणा कर रहे हैं। अब पंजाब अपना आर्थिक मैनेजमेंट कैसे करता है, वो पंजाब इस कसौटी पर कैसे खरा उतरता है, सवाल अभी पंजाब पर है। आप, क्योंकि सरकार क्या है, सरकार के बारे में मैंने एक बार कहा था कि ये भी एक संस्था की तरह से होती है। संस्था यानी जैसे गौशाला कोई संस्था है, कोई धर्मशाला है, कोई सामाजिक स्कूल है। कैसे चलते हैं? समाज से पैसा लेते हैं, उसी को खर्च करते हैं। सरकार कैसे चलती है? यही सरकार का तरीका है। वो चंदे के रूप में लेते हैं, ये टैक्स के रूप में लेते हैं। यही तो अंतर है ना, और कोई अंतर थोड़ी है। उसी पैसे को जमा कर प्राथमिकताओं के हिसाब से खर्च करते हैं, कोई और अंतर थोड़ी है। और उसी के हिसाब से किसी स्टेट की आर्थिक सुदृढ़ता बनती है। तो इसलिए आपने किन किन चीज़ों पर देना, ये अपनी सरकार अपनी प्राथमिकताएं रखती है, और किन किन से लेना, ये इस विषय में हमेशा ये रहता है। तो कौन से मदों पर आप कब ले सकते हो, कौन सी मदों पर आप दे सकते हो, उसी के आधार पर स्टेट की इकोनॉमी भी निर्धारित होती है। केवल ऐसा नहीं है कि केवल देना देना एक विषय है, क्योंकि लेना है तो ही तो देना है, किसी न किसी रूप में आप वो सब चीजें लेते हो। तो उस नाते से आप किस वर्ग को किस समय कितनी वो सुविधा देना चाहते हो। हमारी सरकार ने भी बहुत सारी चीज़ों में ऐसी छूट दे रखी है, सस्ती भी कर रखी है, सब सरकारें करती हैं। उसकी देने और लेने के सामर्थ्य के हिसाब से, जिससे बाकी सारे सिस्टम। अब सवाल ये है, पहले जैसे संकट आता रहा, पंजाब की तनख्वाहें नहीं दी जाती रही, क्या अब समयबद्ध रूप से तनख्वाहें दी जा सकेंगी? आपका देना लेना आपकी इस पर निर्भर करता है कि आपका आउटपुट और इनपुट का सारा सिस्टम उस पर निर्भर करता है। लेकिन केवल और केवल मैं कई बार देखता हूँ इस विषय पर, तो आने समय में आर्थिक मैनेजमेंट किस प्रकार से पंजाब सरकार करती है। लेकिन कई बार जो 20 दिन में भगवंत मान ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जी, जाके कहीं दूसरे राज्य में स्टेटमेंट कर रहे हैं। 25,000 नौकरियां पक्की कर दीजिए। पंजाब के सांसदों के, नेताओं के मैं बयान पढ़ रहा हूँ, कोई विज्ञापन ही निकला, कितने पक्की कर दीजिए। मतलब आप केवल बयानवीर बनकर थोड़ी, समाज में आजकल सारी चीज 2 मिनट में आंकड़े पर आती है साहब, दूसरे पक्ष भी 2 मिनट में आते हैं। केवल बयान वीरता से, यूट्यूब वीरता से, या केवल चैनल पर बैठकर वीरता से आप अपनी बात नहीं कर सकते। आजकल डिलीवरी का वक्त है, लोग उस वॉइस की डिलीवरी हुई कि नहीं वो चाहते हैं। जैसे बिजनेस सेक्टर में होम डिलीवरी का वक्त है, हर सेक्टर में हम डिलीवरी का वक्त है। प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि भेजते हैं, 2,000 रुपये उनके खाते में जाते हैं। जो जनधन के खाते में कुछ भेजते हैं उनके पास जाते हैं। किसान आज अनाज दे रहा है, पैसा उसके अकाउंट में जा रहा है। आज ये वक्त केवल बिजनेस सेक्टर का नहीं है, ये हर सेक्टर का ये वक्त आ गया है। मुझे प्रधानमंत्री जी के भाषण की उस बात की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा। बाइडेन से बात करते समय पिछले सप्ताह उन्होंने कहा, जब राजनाथ जी वहाँ गए हुए थे, कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है। मैंने वो जमाना देखा है जब लोग नेताओं को देखने आते थे, उनके देखने मात्र से खुश हो जाते थे, उनके भाषण सुनने मात्र से खुश हो जाते थे। हमें याद है कि हम चरखी दादरी से इंदिरा गांधी को देखने गए थे, कॉलेज में पढ़ते थे तब, और देखकर ही इतने प्रभावित हो गए थे, ओहो हमारी प्रधानमंत्री है। अटल जी का भाषण सुनने गए थे,
और वो भाषण मुझे इतने ध्यान से सुना, मुझे आज भी याद है। कॉलेज के दिने हुए भाषण, मैं आपको आज बता सकता हूँ उस भाषण की बहुत सारी बातें। लेकिन आज वक्त बदला है, सरकारों का काम करने का तरीका बदला है। आजकल चीजें आपको डोर स्टेप पर डिलीवर करनी पड़ती हैं, होती हैं तो लोग मानते हैं। तो इसलिए इस पर जो है ये केवल कहने मात्र से आपकी चीजें हो जाएंगी ऐसे नहीं, आपकी डिलीवरी कैसी है लोग उसको देखेंगे। तब आप लोगों ने डिलीवरी देखी मोदी जी की सरकार की, उत्तर प्रदेश में 37.5 बार दोबारा ले आए। लोगों ने डिलीवरी देखी उत्तराखंड में, इतिहास बदल दिया साहब, कभी सरकार दोबारा आई नहीं थी। गोवा में तीसरी बार आ गए। छोटे राज्यों में सरकार फिर से आना बहुत बड़ी चुनौती होती है साहब। मणिपुर में आ गए, ये डिलीवरी के कारण से हुआ है। सरकारों ने, मोदी जी की सरकार ने, हमारी राज्य सरकारों ने डिलीवर किया चीजों को। धनखड़ साहब, एक विधायक एक पेंशन, अभी संवैधानिक मान्यता इसको नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, लेकिन जो ये राजनीतिक एक तरह से शगुफा भी कुछ नेता कह रहे हैं कि इन्होंने छोड़ा है, उसको लेकर निर्मल सिंह ने भी पेंशन छोड़ने की जो बात की है। हजारों करोड़ रुपया जो है वो उससे कई गुना, दसियों गुना कुछ जो ऐसे ज़्यादा पैसा, मुझे मालूम है जैसे हरियाणा का आंकड़ा ले तो 29 करोड़ की पेंशन है, और दिल्ली का सालाना बजट जो है वो 300 करोड़ से ज़्यादा का है मीडिया का। मतलब आप जो है 900 चूहे खा के बिल्ली हज पो चली, आप कहाँ खर्च बचा रहे हो? केवल विधायकों की पेंशन पे क्यों आप कितना खर्च कर रहे हो? बाकी चीज़ों पर आप किसी एक बात से हज पर नहीं जा सकते। आप बड़े सारे माल लुटा रहे हो और एक बात में त्यागी बन रहे हो। ये लोगों के ध्यान में आएगा, लोग हर चीज पर देखेंगे कि आप कहाँ कहाँ कितना खर्च कर रहे हो। फिर इस सारे विषय में भी हर आदमी की अलग अलग स्थिति है। अभय सिंह जी ने कहा पेंशन बंद कर देनी चाहिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हरियाणा में ऐसे भी हैं जिनको अपने सामर्थ्य से अधिक संपदा रखने के केस चले हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सरिता नारायण हमारी कलानौर से विधायक थी, शायद पेंशन से काम चलता। यानी सभी विधायकों की स्थिति एक सी नहीं है। मुझे ये बात कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि हमारी सरकार जब पिछले मनोहर वन में थी तो फैसला कर रही थी कि मुख्यमंत्रियों को गाड़ी और ये कोठी चंडीगढ़ वाली, मैंने कहा भी सबकी स्थिति एक सी नहीं है। और मैं इस पक्ष का हूँ कि मास्टर हुकम सिंह जी के लिए सुविधाएं रहनी चाहिए। हमको मालूम है उनकी चंडीगढ़ में नहीं थी कोठी, वो साधारण परिवार से आए हुए साधारण व्यक्ति थे, समाजवादी थे, एक तरह से त्यागी बैरागी जीवन जिया हुआ था। और मुझे इस बात के कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने मंत्री के नाते कहा मुख्यमंत्री जी को, मास्टर जी हैं तब तक इस विषय पर मुझे लगता है कि हमको कंटिन्यू करना चाहिए, और वो किया कंटिन्यू तब तक, उसके बाद बदलाव। हाँ, उसके बाद के कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके अपनी कोठियाँ हैं यहाँ पर, उनके साधन है, संसाधन है। तो राजनीति में आने वाले सब लोग धनवीर हैं ऐसा नहीं है, साधारण परिवारों से लोग आते हैं, अलग अलग सेवा के कारण से लोग चुनाव जीत कर आते हैं। मैंने ऐसे ऐसे विधायक देखे हैं, 7-7 बार के महेंद्र मसरूर जैसे लोग जिन्होंने स्कूटर पर, जूनागढ़ में उस विधायक को देखा मैंने, 7 बार वो चुनाव जीते हैं, जो है केवल स्कूटर पर रहे पूरी जिंदगी, जो है उससे ज़्यादा कुछ। सब लोग संपत्तिवान है राजनीति में, ऐसा नहीं है। तो इस विषय का विचार भी, लोग कैसी कैसी बैकग्राउंड से आते हैं, कैसे कैसे उनके साधन सामर्थ्य हैं, हर एक की वो भी रहती है। जब चुनाव लड़ता है तो वो किस बैकग्राउंड से आया हुआ व्यक्ति है, तो उस नाते से इस पर भी मुझे लगता है कि जिसको संतुलित विचार होने की आवश्यकता है। केवल ये नहीं कि मैं हजारों करोड़ रुपया या सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रहा हूँ अपने प्रचार पर और केवल विधायकों की पेंशन पर मैं त्यागी बन के चल रहा हूं। बजटों की तुलना होनी चाहिए कि कहां कहां आप फिजूल खर्ची कर रहे हो, कहां आप त्यागी बन के जो है ये कर रहे हो। और इसमें भी जो छोड़ सकते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जिनकी इस प्रकार की सामर्थ्य है। अभय सिंह जी ने कहा भगवान का दिया, उनके पास बहुत कुछ है, जो जिनकी ऐसी सामर्थ्य है, जो उस नाते से वो उस प्रकार के विचार उनके स्वाभाविक हो सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा भी बताया कि बहुत सारे विधायक बहुत साधारण परिस्थितियों से आते हैं, तो इसलिए इस सारे विषय पर संतुलित विचार करने की आवश्यकता है। और उसी प्रकार से तो ये जो नकली त्यागी बैरागी बनना है ना, मतलब आप दूसरी जगह, मतलब एक तरफा त्यागी बैरागी बनना है कि आप एक जगह सैकड़ों करोड़ रुपया जो है लुटा रहे हो अपनी प्रसिद्धि और प्रचार के लिए, और एक तरफ आप जो है त्यागी बैरागी बनने का विषय रखते हो, तो ये संतुलित नहीं है। अहिरवाल रेजिमेंट को लेकर जो है अहिर बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा आजकल आंदोलन चल रहा है, उन लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है कि आप भी उनकी वकालत करेंगे। मैं इस विषय का पूरा समर्थक हूँ।
अहिर रेजिमेंट जरूर बननी चाहिए। बहुत हमारे सेना में बहुत लोग हैं अहिरवाल के क्षेत्र से, आज़ाद हिंद फौज में भी थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार में लड़ने वाले भी थे, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले भी थे। तो सैनिकों का इलाका है और आज़ादी के अमृत महोत्सव का साल है। मैं उसका पूरा पक्षधर हूँ और मैं जो रेजांगला के वीर हैं ज़्यादातर अहिरवाल के थे, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और ज़रूर जो है उनके नाम से रेजिमेंट की जो मांग है ये ज़रूर सरकार ने पूरी करनी चाहिए। धनखड़ साहब, SYL और चंडीगढ़ ये विषय ऐसा है जिसको जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है बहुत ज़्यादा हाइप मिली हुई है, जबकि पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, दक्षिण हरियाणा का प्यासा है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरत की हैं। देखिए SYL दो कारणों से ज़रूरी है। एक तो अल्टरनेट चैनल होना चाहिए, अभी एक ही चैनल से पानी आ रहा है, कभी भी किसी चैनल में कोई दिक्कत आ जाए तो पानी की दिक्कत आएगी, तो इस नाते से एक चैनल होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी इस बात की भी ज़रूरत है कि 19 लाख एकड़ फीट का हमारा पानी जो बकाया है बंटवारे में वो हमको मिलना चाहिए। हम 40 लाख एकड़ फुट घाटे वाले राज्य हैं पानी के हर साल, और हमारे कई जिलों में हम उस प्रकार के जल आपूर्ति नहीं दे पा रहे हैं जिस प्रकार की जल आपूर्ति देनी चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि एक यहाँ किसान बंधु जब थे धरने पर तो उनके भी जेस्चर ये थे भी हरियाणा का पानी मिलना चाहिए, और नई सरकार बनी है इन्होंने भी जो इस बात से समझ के जो है हरियाणा का पानी तुरंत देना चाहिए, और वो हक भी है क्योंकि सब तरह की कानूनी लड़ाइयों से राजनीतिक लड़ाइयों से पार जाके ये वहाँ पहुँच गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया है। अब उस विषय का इम्प्लीमेंटेशन ही होना चाहिए, और मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार इस विषय पर कोर्ट में जाएगी कि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो पंजाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए। धन्यवाद। तो ये हैं ओम प्रकाश धनखड़, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, और इन्होंने बिल्कुल दो टूक बात इस मामले में की है। वन पेंशन जो 1 MLA वाली जो पॉलिसी पंजाब के अंदर चर्चा में आई हुई है उसको लेकर इन्होंने कहा है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और नहीं होने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से पंजाब और अगर दिल्ली की तुलना की जाए दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन्होंने उसको लेकर कटाक्ष और प्रहार भी किया आम आदमी पार्टी की वर्किंग पर। और सेकेंडली इन्होंने कहा है कि हर विधायक की स्थिति एक जैसी नहीं होती, कई विधायक साधन संपन्न तथा पूर्णतः समृद्ध होते हैं, लेकिन कई विधायक ऐसे जैसे कलानौर की महिला विधायक रही हैं पहले, उनका भी इन्होंने जिक्र किया कि जिनका पेंशन के सहारे ही गुजारा चलता है। तो कुल मिलाकर संतुलित ये चीज़ जो होनी चाहिए और सब चीज़ों का संतुलन बराबर रहना चाहिए। इसके अलावा SYL का पानी हरियाणा के लिए ज़रूरी है, और सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार को बहुत जल्दी इसमें पैरवी और तरीके करनी चाहिए ताकि हमें इस पानी की एग्जीक्यूशन में आसानी रह सके। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।